दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा डिलीवरी चालान के बारे में। तो ये जो डिलीवरी चालान है इसी का मैं प्रीवियस में एक वीडियो जो है बना चुका हूं और वो इंग्लिश वर्जन में था और वो एआई टूल्स के ज़रिए मैंने बनाया था। वो पूरे 3 मिनट का वो वीडियो है और उसी जो कंटेंट है मतलब वो जो डिलीवरी चालान है उसी को मैं डिटेल में यहाँ पे इसके अंदर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। और इससे प्रीवियस जो मैंने एक वीडियो बनाई थी वो एआई से जनरेट की थी, वो इसी यही पैराग्राफ मतलब जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं इसी पैराग्राफ को मैंने एआई के ज़रिए इसमें ट्रांसलेट करके और ये इंग्लिश वर्जन में मैंने उसको अपलोड किया था। और मैं ये वाला जो है इसी डिलीवरी चालान के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको कि डिलीवरी चालान जो है क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, कौन कौन से ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन होती है जिस केस में कि डिलीवरी चालान जो है वो इशू किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिलीवरी जो चालान होती है एक तरह का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। आप देखेंगे कि जो ये डिलीवरी चालान जो क्या होता है इज़ ए लीगल डॉक्यूमेंट, जो एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपके गुड्स जो होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए विदाउट यूजिंग ए टैक्स इनवॉइस। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि आप कोई भी अपने जो गुड्स होते हैं उनको बिना जीएसटी इनवॉइस के आपको भेजना होता है। तो उस केस में क्या होता है कि आप अपना जीएसटी इनवॉइस उसमें इशू नहीं कर पाते हैं। तो इस केस में आपको डिलीवरी चालान जो होता है वो कंपलसरी होता है, आपको डिलीवरी चालान जो है वो क्रिएट करना होता है। और इसी के साथ में जो ये डिलीवरी चालान होता है ये क्या करता है, सर्व एज ए प्रूफ, यानी एक प्रूफ हो गया मूवमेंट ऑफ गुड्स जो होता है, जो कि ज़रूरी होता है आपके गुड्स का जो मूवमेंट होता है मैंडेटरी अंडर जीएसटी जो होता है उसके अंदर स्पेसिफिक सिनेरियोज, यानी कुछ ऐसे जो क्राइटेरिया होता है जीएसटी पोर्टल के अंदर की जो कि आपका मैंडेटरी होता है, इसके बिना आपके जो भी गुड्स जो होते हैं उनका मूवमेंट नहीं हो पाता है। और बिना जीएसटी इनवॉइस के तो आपके अपने जो भी गुड्स होते हैं, अगर आपके पास डिलीवरी चालान भी आपने नहीं क्रिएट किया है तो उस केस में आप अपने जो गुड्स होते हैं उनको एक जो प्लेस से दूसरे प्लेस में आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं। ट्रांसपोर्ट जो भी है अपना ट्रांसपोर्टेशन जो आपका करना होता है तो आप नहीं कर पाते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे आपका टैक्स इनवॉइस होता है इसी तरह से जो डिलीवरी चालान जो होता है एक तरह का कोई भी टैक्स की जो लाइबिलिटी होती है, मतलब जो आपका टैक्स इनवॉइस होता है और डिलीवरी चालान होता है, तो डिलीवरी चालान जो होता है वो टैक्स इनवॉइस नहीं होता है। पहले मैं बता देता हूँ क्योंकि क्या होता है कि जब कभी आप अपना ऑर्डर डिस्पैच करते हैं और डिस्पैच करने के बाद में जब आपका फाइनल इनवॉइस जो होता है वो जब आप इसमें इशू करते हैं तो वही आपका जीएसटी की जो लाइबिलिटी होती है, आपका फाइनल जो इनवॉइस होता है वही इसको इंडिकेट करता है। तो यानी कि कहने का मतलब होता है कि आपका जो एक तरह का जो डिलीवरी चालान होता है वो एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपका जो गुड्स होता है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस के अंदर जो होता है मूवमेंट करने के लिए मैंडेटरी होता है। तो अब ये किस किस कंडीशन में जो जीएसटी चालान आपका होता है वो किन किन कंडीशंस के अंदर जो है मैंडेटरी होता है, तो वो चीज़ मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले होते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क। यानी कि कोई भी अगर आपका जो गुड्स होता है ऐसा जिसमें कि आप जॉब वर्क के लिए किसी को या दूसरी जगह पे भेजते हैं आप, तो उस केस में आपको डिलीवरी चालान जो होता है वो इशू करना पड़ता है। यानी कि किसी किसी केस में क्या होता है कि सेंडिंग गुड्स टू जॉब वर्क, यानी कि आपने कोई भी आपके पास रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को अगर जैसे आप पैकिंग के लिए किसी दूसरी जगह पे भेजते हैं या कोई भी उसमें एसेसरीज ऐड करवाने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजते हैं, यानी उसका पर्पज़ क्या होता है, सेल का पर्पज़ नहीं है, वो सेल नहीं हुआ है लेकिन वो माल कंप्लीट होने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो वो कहलाता है जॉब वर्क। और इसी के अंदर क्या होता है प्रोसेसिंग और रिपेयर, मतलब किसी चीज़ को प्रोसेस करना है या रिपेयरिंग के लिए अगर जाता है तो उस केस में आपको डिलीवरी चालान जो होता है वो इशू करना पड़ता है। यानी कि आप सप्लाई करते हैं अपने गुड्स की जॉब वर्क के लिए, उस केस में पहला पॉइंट ये होता है। सेकंड वाला पॉइंट होता है एक्सपोर्ट के, मतलब जो भी आप अपने गुड्स जो होते हैं अगर इंडिया से बाहर आप एक्सपोर्ट करते हैं उस केस में भी आपको डिलीवरी चालान जो होता है वो इशू करना होता है। तो ये चीज़ हो गई। अब जो एक्सपोर्ट के केस में जो डिलीवरी चालान होता है जिस लॉजिस्टिक पार्टनर के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट या गुड्स को जो एक्सपोर्ट करते हैं तो वो आपको डिलीवरी चालान इशू करता है। तो ये डिलीवरी चालान इशू करने के बाद में क्या होता है, अगर आपका पेमेंट नहीं आता है इमीडिएट, जैसे कि विदाउट पेमेंट के भी आप जो है अपने गुड्स को भेज सकते हैं, और उस केस में आपको डिलीवरी चालान इशू करना पड़ता है एक्सपोर्ट के केस में।
इसके बाद में फ्री सैंपल और वारंटीज़, यानी कोई ऐसे आपके प्रोडक्ट होते हैं जो कि सैंपल के लिए आप बेचते हैं या कोई अंडर वारंटी के अंदर होता है, तो उस केस में जो आपके गुड्स जो होते हैं मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उस केस में भी आपको डिलीवरी चालान जो होता है वो इशू करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर होता है फोर्थ नंबर का जो होता है ब्रांच ट्रांसफ़र, यानी कि आप देखते हैं कि अगर कोई भी आपकी एक ब्रांच दिल्ली के अंदर है या कोई दूसरी ब्रांच आपकी अदर स्टेट के अंदर है, तो वहाँ पर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है या एक ही स्टेट के अंदर दूसरे उसमें एरिया में आपको ले जाना होता है, तो उस केस में आपको डिलीवरी चालान जो होता है वो इश्यू करना पड़ता है। तो इस केस में यानी कि फोर्थ नंबर का पॉइंट हो गया कि आपको एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के अंदर अगर अपना गुड्स जो होता है उसका आप ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस केस में भी आपको डिलीवरी चालान इशू करना पड़ता है। और इसी के बाद में होता है सेल्स ऑन अप्रूवल, यानी कि आप देखते हैं कि कोई भी अगर आपका जो सैंपल होते हैं गुड्स की जो कस्टमर के पास इंस्पेक्शंस जो होता है, यानी कि उसके टेस्टिंग के लिए भेजते हैं आप, ये कि भी सैंपल है, कस्टमर ये कहता है अगर सैंपल मुझे पसंद आ जाता है तो मैं अपने सारा माल रख लूँगा, अगर पसंद मुझे नहीं आता है तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगा, तो ऐसे केस में भी आपको डिलीवरी चालान इशू करना पड़ता है उस केस में। तो अभी यहाँ पर ये 4 पॉइंट अब मैंने दिखा दिए कि ये चारों में से कोई सा भी क्राइटेरिया अगर आपका होता है तो इस केस में आपको डिलीवरी चालान जो होता है मैंडेटरी होता है, चालान आपको इशू करना पड़ेगा, डिलीवरी चालान। तो अब इसके साथ ही क्या होता है कि जो डिलीवरी चालान आपको जो इशू करता है उसमें क्या क्या चीज़ जो होती है मेन इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले सप्लायर या रिसिपिएंट होते हैं, उसकी नेम, एड्रेस और जीएसटी नंबर जो होता है उसका उसमें रहना चाहिए, यूनिक चालान नंबर, उसके साथ डेट भी होनी चाहिए और डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि भाई आपके पास ये चालान डिलीवरी चालान आप इशू कर रहे हैं, उसमें प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन यानी गुड्स का क्या कौन सा इसमें डिस्क्रिप्शन है, मतलब जो भी आपका गुड्स होता है उसकी क्वांटिटी कितनी है और उसके में वैल्यू ऑफ गुड्स यानी टोटल उसका कितना अमाउंट का वो गुड्स है। इसके साथ ही उसके HSN कोड क्या है एप्लीकेबल होता है, उसमें सभी के अंदर जो HSN कोड आपको देना होता है और उसका पर्पस क्या है, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पे आपका माल जा रहा है उसका पर्पस क्या है, जैसे एग्जांपल जॉब वर्क है या एक्सपोर्ट का कोई माल है। तो इसके बाद में सिग्नेचर जो होता है सप्लायर का, ऑथराइज पर्सन जो होते हैं उसका सिग्नेचर उसमें होना चाहिए, स्टैंप होनी चाहिए। और इसी बाद में क्या होता है हाउ टू यूज़ डिलीवरी चालान, डिलीवरी चालान को कैसे यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि प्रिपेयर जो डिलीवरी चालान जो होते हैं वो आपको किस तरह से बनाएंगे। तो इसके लिए क्या है जीएसटी के अंदर आप जो इसका एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर जो कंप्लेंट सॉफ्टवेयर होता है उसी की कुछ टेम्पलेट्स होती हैं, उससे आप जनरेट करके अपना डिलीवरी चालान जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि पहले ये पक्का होना चाहिए कि जो भी आपके फील्ड्स इसमें रिक्वायरमेंट होते हैं वो सारे के सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए, जैसा कि ऊपर जो बताया गया है कि लिस्ट के अंदर जीएसटी सप्लायर के और रिसिपिएंट के जीएसटी नंबर होने चाहिए, चालान नंबर होना चाहिए, गुड्स की वैल्यू होनी चाहिए और उसमें लिखा होना चाहिए जॉब वर्क एक्सपीरियंस, मतलब कुल मिला के सारे मैंडेटरी फील्ड इसमें होने चाहिए। इसी के साथ में अटैच सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको उसके साथ देना है। अगर आपकी गुड्स की वैल्यू 50,000 से ऊपर होती है तो आपको ई-वे बिल भी आपको इसके अंदर अटैच करना होता है। और इसके बाद में क्या होता है डिस्पैच ऑफ गुड्स, यानी अब आप जो कोई भी अगर आपका जैसे उसमें डिस्पैच करते हैं, हैंड ओवर द चालान द ट्रांसपोर्ट की कॉपी ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि आपके पास से जो चालान जो डिलीवरी चालान होता है इसकी 3 कॉपी आपको रखनी होती है। एक कॉपी आप अपने पास देंगे, एक ट्रांसपोर्ट को देंगे और एक रिसिपिएंट जिसके पास माल जाता है उसको आपको देनी होती है। और इसी के बाद में इशू फाइनल इनवॉइस, जब इसमें क्या होता है कि आपका जो भी जहाँ पर भी आपका माल जाता है उस केस में क्या होता है कि वंस द जो गुड्स एक्सेप्ट और अप्रूवल, अगर कोई भी आपका गुड्स जाता है, सैंपल भी जाता है, उसको एक्सेप्ट अगर कर लिया जाता है या उसकी अप्रूवल आपको मिल जाता है, कोई भी अगर जैसे जिस किसी के भी पास कस्टमर के पास अपना जो गुड्स आप बेचते हैं, तो उस केस में फिर बाद में आपको क्या करना होता है कि एक जीएसटी का जो लाइबिलिटी आपकी बनती है कि फाइनल इनवॉइस आपको इशू करना होता है और उसी के बेस पे आपकी जीएसटी की जो लाइबिलिटी है, जो फाइनल इनवॉइस आप इशू करेंगे वो आपकी लाइबिलिटी उसके अंदर बनती है। अब इसमें जीएसटी कंप्लाइंस जो होती है इसमें क्या होता है कि नो टैक्स एट डिस्पैच, यानी कि क्या होता है कि जब आप डिस्पैच करते हैं उस टाइम पर जो आपका जीएसटी का जो लाइबिलिटी बनती है वो इस केस में नहीं बनती है, क्योंकि टैक्स अप्लाई ओनली व्हेन द फाइनल इनवॉइस इशूड, यानी कि जब आप अपना फाइनल इनवॉइस इशू करते हैं तभी उसके अंदर टैक्स अप्लाई होता है, अदरवाइज उसके अंदर जो है टैक्स अप्लाई नहीं होता है। डिलीवरी चालान जो होता है उसके जो अमाउंट होता है उसको आप टैक्स का अमाउंट नहीं मान सकते, क्योंकि डिलीवरी चालान के अंदर किसी भी तरह का कोई भी जीएसटी का जो परसेंटेज होता है उसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। और इसी के बाद में होता है कि अब इसमें लिमिट होती है जॉब वर्क के लिए, जो भी कोई आपका गुड्स जाता है उसमें 1 साल की लिमिट होती है और इसी के साथ में 3 साल के जो आपके कोई कैपिटल गुड्स होते हैं उनकी होती है। मतलब ये चीज़ 2 सिनेरियो है इसके अंदर। कोई भी अगर आपका सप्लायर 1 साल के अंदर आपको डिलीवरी चालान की उसकी वैलिडिटी होती है, 1 साल तक आपको अगर माल कहीं आपने भेजा है तो उस केस में 1 साल के अंदर अंदर आपको उसका इनवॉइस आपको इशू करना होता है। और कैपिटल गुड्स के केस में 3 साल का है
और इसी के बाद में रिकॉर्ड की भी जो आप ऑडिट के लिए अगर कोई रिपोर्ट उसमें मेंटेन करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे 6 साल का टाइम पीरियड दिया गया है ऑडिट पर्पज़ के लिए। और इसी के बाद में एक सिनेरियो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि सिचुएशन ये एक सिचुएशन जो होती है कि नहीं कंडीशन क्या होती है कि कोई अगर आप मान के चलो आप एक मैन्युफैक्चरर है और आपके 100 जो पीस आपके होते हैं वो जॉब वर्क के लिए आपने कहीं भेजे हैं, और उस केस में क्या होता है जनरेटेड डिलीवरी चालान, आपने डिलीवरी चालान बनाया, उसके अंदर गुड्स जो पर्पज़ क्या होता है जॉब वर्क के लिए आपने एक जगह से दूसरी जगह पे इनको भेजा। और इसी के साथ में आपने क्या किया, अगर आपका ईवे बिल 50,000 से ऊपर का अगर ये वैल्यू होती है तो आपको ईवे बिल आपको देना होता है। और ट्रांसपोर्ट गुड विद द चालान, मतलब ट्रांसपोर्ट क्या होता है गुड्स विद चालान, ये चालान के साथ आपने जो है वो गुड्स को कहीं भेजते हैं और भेजने के बाद में आफ्टर प्रोसेसिंग, मतलब आपने क्या किया कि जैसे आपका जो वर्क था वो कंप्लीट हो जाता है, तो कंप्लीट होने के बाद में क्या होता है कि रिसीव गुड्स बैक, आपको जो है गुड्स यानी आपके जो रॉ मटेरियल आपने दिया था वो कंप्लीट होता है, वो फिर आपके पास आता है। इस केस में क्या होता है कि एक टैक्स इनवॉइस जो होता है वो आपको इशू करता है, जहाँ से भी आपने जॉब वर्क कंप्लीट किया है तो वहाँ पे वो क्या करेगा, एक टैक्स इनवॉइस आपको इशू करेगा। और फॉर द जॉब वर्क, मतलब इसमें क्या होगा जॉब वर्क चार्जेस, यानी आपका डिलीवरी चालान जो होता है वो तो इसमें रहेगा, लेकिन रहने के साथ ही जो उसका जॉब वर्क का जो चार्ज था उस चार्ज पे कितनी उसकी टैक्स की लाइबिलिटी बनती है वो आपको एक इनवॉइस इशू करके देगा। तो यहाँ पे एक डिलीवरी चालान भी हो गया, डिलीवरी चालान के साथ में जॉब वर्क का जो चार्ज होता है उसका वो जीएसटी इनवॉइस आपको उसके साथ में अटैच करके देगा। तो उसके जॉब वर्क का जो फाइनल चार्ज लगेगा वो जॉब वर्क के जो भी चार्जेस होते हैं विद टैक्स आपको वो पे करने होते हैं। तो ये वो जो जहाँ से भी आपने जॉब वर्क अपना कंप्लीट किया है वो आपको इशू करके देगा। अब इसमें क्या होता है कि डिफरेंस क्या है कि डिलीवरी चालान और टैक्स इनवॉइस में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले एक्सेप्टेड जो होती है डिलीवरी चालान, मतलब इसका पर्पस क्या है, टैक्स की लाइबिलिटी क्या है, मैंडेटरी फील्ड क्या है। तो सबसे पहले होता है कि पर्पस क्या होता है डिलीवरी चालान का, मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो क्या होता है कि विदाउट सेल, मतलब जिसकी जो सेल नहीं होती है, सेल के बिना जो भी आपके गुड्स जो है मूव करते हैं वो डिलीवरी चालान के अंदर आता है। और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इसमें दोनों चीज़ आ जाती है। टैक्स इनवॉइस जो होता है इसमें आपका सेल होता है, सेल गुड्स एंड सर्विस दोनों चीज़ इसमें शामिल होती है। अब टैक्स की लाइबिलिटी क्या होती है, जो डिलीवरी चालान होता है उसमें आपकी टैक्स की लाइबिलिटी नहीं बनती है, नो टैक्स एट डिस्पैच, यानी डिस्पैच के टाइम में आपका कोई भी टैक्स जो है वो नहीं बनता है। और इसके अंदर क्या होता है, जब टैक्स जो होता है वो इमीडिएटली अप्लाई हो जाता है, जैसे आपने इशू किया इनवॉइस के साथ ही आपका टैक्स की लाइबिलिटी इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। और मैंडेटरी फील्ड क्या होता है, नो जीएसटी अमाउंट टैक्स रेट, आप देखेंगे डिलीवरी चालान के अंदर जो होता है कि किसी भी तरह का कोई जीएसटी का स्लैब नहीं होता है, उसमें केवल आपका एक अमाउंट दिया होता है कि आपकी पर्टिकुलर गुड्स की वैल्यू कितनी है, वो सारा चीज़ में। लेकिन आप टैक्स अमाउंट जिसमें देते हैं तो उसमें आपका टैक्सेबल अमाउंट अलग रहता है, उसमें जीएसटी का कितना परसेंटेज है, क्या उसकी रेट है, वो सारी की सारी डिटेल्स आपको उसमें देनी होती है। तो दोस्तों ये हो गया पूरा बेसिक, मैंने एक ओवरव्यू आपको दिया है कि जो डिलीवरी चालान होता है उसका क्या मतलब जो यूज़ होता है और किन किन कंडीशंस के अंदर आप उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये मेरा जो बताने का एक मकसद था, क्योंकि यहाँ पर मेरे जो भी ऑर्डर होते हैं जैसे एक्सपोर्ट होते हैं, एक्सपोर्ट के केस में जो भी मेरे को इंटरनेशनल ऑर्डर रिसीव होते हैं तो उस केस में मेरा जो रेसिप्रोकेट के थ्रू जो है सारे कोरियर अपने मेरा कोरियर जो लॉजिस्टिक होता है वो रेसिप्रोकेट के थ्रू जाते हैं और मुझे डिलीवरी चालान जो होता है वो रेसिप्रोकेट ही इशू करता है। और इस रेसिप्रोकेट के अंदर आप देखेंगे जो भी डिलीवरी चालान आपका होता है उसके अंदर केवल एक अमाउंट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि टोटल गुड्स की जो होता है उसकी वैल्यू होती है, वैल्यू के साथ ही आप देखेंगे उसके HSN कोड भी उसमें मेंशन होते हैं और उसमें आपकी पूरी डिटेल्स रहती है और कहाँ पर आपने ये गुड्स भेजा है उनकी भी उस पर्सन की पूरी कंप्लीट डिटेल उसमें होती है। तो दोस्तों ये था डिलीवरी चालान के बारे में कि डिलीवरी चालान क्या होता है, क्या पर्पज़ है और क्यों इसको यूज़ किया जाता है, वो सारी की सारी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पर इसमें एक्सप्लेन कर दी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।